Welcome to the session. Today we will study the Constitution. Where the Constitution provision has been taken from, which country means. So before moving on, a little bit we will discuss about the previous class. Okay? प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेते हैं सो दैट इट विल हेल्प अस ओके टू मूव ऑन, और थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका भी. ठीक. So in previous class what we discussed, before democracy what prevailed here in India, before independency, right? In post independency period what was prevailed here. So monarchy system was prevailed before independency or before democracy, right? So monarchy system में क्या होता था, है ना, देयर वाज अ किंग, एक राजा होता था एंड राजा ही पूरी कंट्री को गवर्न करता था. ओके. अगर राजा बेनिवोलेंट होता था तो राजा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता था. एंड इफ़ ही वॉज नॉट बेनिवोलेंट, डेफिनेटली वो उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं था कि उसे लोगों की भलाई करनी ही होती थी. ऐसा कोई कंपल्सन उसके ऊपर नहीं था. कंपल्सन इसलिए नहीं था क्योंकि राजा को लोगों ने चुन के नहीं भेजा होता है, राजा को लोगों ने नहीं चुना होता है. ठीक है. ये एक हेरिडिटरी सिस्टम या एक फैमिली पैटर्न बोल सकते हैं आप, कि मोनार्की सिस्टम में एक हेरिडिटरी सिस्टम चल रहा था. जनरेशन टू जनरेशन लोग राजा बनते थे ना. फादर अगर राजा हैं तो उसका सन एंड देन उसका सन देन उसका सन, ऐसे एक्चुअली लोग गवर्न करते थे. बट अगर किसी और को अगर पावर चाहिए होती थी तो उस पर्सन को राजा पे अटैक करके उसे किल करके उसका किंगडम कैप्चर करना होता था. ठीक है. और उसकी सत्ता को अपने हाथ में लेनी होती थी. तो ये होता था मोनार्की सिस्टम में. व्हेन वी इंक्लाइन टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी की तरफ इंक्लाइन हुए तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है. डैम मीन्स पीपल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया. डैम मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स रूल करना. तो लोगों ने पावर को अपने हाथ में लिया. किसके लिए? अपने ही लिए. लोगों ने सोचा कि हम खुद ही अपने ऊपर रूल करते हैं. मीन्स हम अपने ही अंदर से एक कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और उसे हम अब रूल करने के लिए बिठाएंगे. सो दैट जब हम इलेक्ट करके भेजेंगे तो वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा, जो भी पर्सन रूल करेगा. ठीक. तो जब हम डेमोक्रेसी की तरफ हमने स्टेप्स लिए तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक. तो हमने लोगों को चूज़ करके जब हमने गवर्नमेंट बनाई, ठीक, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक. तो इंडिया में कई सारे लोग रहते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग हियर. तो जब इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं तो इंडिया को स्टेट में डिवाइड किया गया, कुछ स्टेट में, और वो स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया. फिर ये जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनमें से लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा. ठीक. अब जब ये लोग इन सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जब आए तो इन्होंने मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बना ली. मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाई तो फिर अब ये रूल बनाने लगे. एग्जीक्यूटिव भी इसी में से निकल कर आए. प्रीवियस क्लास में आई थिंक डिस्कस किया है हमने कि लेजिस्लेटिव कैसे बनता है. ओके. तो जब ये रूल पार्लियामेंट में जब ये लोग इलेक्ट होकर आए तो इन्होंने लोगों की आवाज़ें उठाना स्टार्ट किया. तो लेजिस्लेटिव भी यहीं पे है, एग्जीक्यूटिव भी यहीं है, लॉ को बनाने वाले भी यही हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले भी यही लोग हैं, और जुडिशरी भी यहीं से आई है. ठीक है. लोगों में से ही आई है. मतलब हम लोगों ने अपने लिए रूल बनाने के लिए एक कैंडिडेट चूज़ किया और वो हमारे वेलफेयर के लिए रूल बनाने लगे. बट अब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है ना. इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ एक्चुअली हमने किसी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भिजवा दिया. अब पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव बन गई. लेजिस्लेटिव जब बन गई है तो लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल को इम्प्लीमेंट करना. जब लेजिस्लेटिव अपना पावर रूल बनाएगी तो क्या वो आपसे ये पूछने आएगी कि मैं ये रूल बना रहा हूँ, क्या ये रूल मैं बनाऊँ, क्या ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है? नहीं ना. इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. सो लेजिस्लेटिव के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी कि पावर कि जो भी लॉ या जो भी रूल वो बना रहे हैं, जो भी लॉ वो बना रहे हैं वो सही है, लोगों के वेलफेयर के लिए हैं,
लेजिस्लेटिव के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं थी कि वो उसे कौन सा रूल बनाना चाहिए, और जो रूल बन जाएगा तो एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रूल चाहे जैसा भी हो, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे चेक करना नहीं होता है, राइट। तो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाने के लिए फिर हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और उस सिस्टम को फिर हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में या उस सिस्टम में, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं जिस सिस्टम को, उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हमने ऐड करे या करने के सोचे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स ऐड किए जो बिल्कुल लोगों के वेलफेयर के लिए ही हो, कोई भी एक दूसरे को हार्म ना पहुंचा सके। कोई रूल बन रहा है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनना चाहिए, जो भी रूल इम्प्लीमेंट हो वो लोगों की उसमें भलाई ही होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाने के लिए ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर किया, ठीक है। हमने किया इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, राइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनके सामने कई सारे क्वेश्चंस थे कि कौन से हमें प्रोविज़न ऐड करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिससे कि मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो सके। सो जब प्रोविज़न ऐड कर रहे थे तो हमें कई सारी कंट्रीज़, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने बहुत डीप स्टडी करी, कई सारी कंट्री के प्रोविज़न देखे, और जब प्रोविज़न देखे तो उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया कि कौन सा प्रोविज़न हमारी कंट्री के लिए विच वन इज़ वुड बी बेस्ट, ओके, कौन सा कंट्री के लिए बेस्ट होगा, इंडिया के लिए बेस्ट होगा। तो द फर्स्ट दे हैव सीन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, दे स्टार्टेड कंपेयरिंग इट, ओके। जब उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता था, एंड यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था। तो यूके में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ये एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन, कुछ बिटवीन प्रोसेस होती है बट दिस इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हियर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसका नाम ही इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। और जब अब प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं तो प्रेसिडेंट को कुछ काम करवाने होते हैं, कई सारे काम करवाने होते हैं, कुछ नहीं कई सारे काम करवाने होते हैं। कंट्री उनकी हैंड ओवर होती है तो कंट्री में कई सब लोगों के लिए कुछ वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने होते हैं। अब इन कामों को करने के लिए प्रेसिडेंट को कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ओके। जैसे कुछ वेटरन पर्सन्स, कुछ एक्सपर्ट लोग प्रेसिडेंट को चाहिए होते हैं, एंड अलग अलग फील्ड के लिए, डिफरेंट फील्ड के लिए, मीन्स आपको इकोनॉमी के लिए, फाइनेंस देखने के लिए कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट्स चाहिए, डिफेंस के लिए एंड एक्सटर्नल रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, राइट। रेलवेज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आपको एनवायरनमेंट के लिए, ऐसे अलग अलग फील्ड के लिए आपको अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो डिफरेंट फील्ड के लिए प्रेसिडेंट को कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, और वो कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। जैसे कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे अभी। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, ओके। देयरफॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है सॉरी, प्रेसिडेंट को हटाना इतना इजी नहीं होता है यहाँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबल गवर्नमेंट, दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी होती है यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। लेट्स मूव ऑन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है वी आर लिविंग इन इंडिया, ओके, नंबर ऑफ पीपल आर हियर, सो इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए
आपको बताया ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और इन स्टेट्स को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उन कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। अभी मैं पार्लियामेंट को लोकसभा ही बोल रही हूँ, पार्लियामेंट में आते हैं। तो जब लोकसभा मीन्स लोगों की सभा, ओके, लोगों की सभा, ये इनडायरेक्ट लोगों की सभा। हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये आ गए, पहले कैंडिडेट इलेक्ट होकर यहाँ आए, उसके बाद में ये लोगों की ग्रेवेंसेस या लोगों की आवाज़ है। यहाँ ये कैंडिडेट सारे लोगों की आवाज़ है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग चुन के आए हैं, वो यहाँ अपने अपने लोगों की आवाज़ को रखने आए हैं, अपने अपने लोगों की बातों को रखने आए हैं। अब लोकसभा में क्या होता है, लेजिस्लेटिव भी यहीं से बननी है, गवर्नमेंट यहीं से बनेगी। गवर्नमेंट तो जो लेजिस्लेटिव होता है उनका काम होता है लॉ को फ्रेम करना, लॉ बनाना, राइट। तो ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंसेप्ट इज़, ओके, इसको बहुत अच्छे से समझना। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ फ्रेम करना, राइट। तो जब सपोज़ कुछ रूल बना के रखे हुए हैं, सब ने कुछ कुछ रूल बनाए हैं, सभी ने बनाए हैं, ये सारे मेंबर्स ने अपने अपने बिल बनाए हुए हैं। बिल मीन्स आप लॉ बोल सकते हैं बिल को। और जब लॉ प्रेसिडेंट के पास जाता है, डोंट बी कंफ्यूज, मैं जस्ट एक छोटा सा वो बता रही हूँ आपको, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब लॉ एक्ट में चेंज हो जाता है, और एक्ट में लॉ तब चेंज होता है जब प्रेसिडेंट उसे कंसेंट दे देते हैं, तब वो जो बिल है, जो लॉ है, वो एक्ट में चेंज हो जाता है। तो अभी हम एक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लॉ के बारे में या बिल के बारे में। जो बिल है वो इन सब लोगों ने कुछ बिल लेकर आए हैं कि इसे हमें एक्ट में चेंज करवाना है या लॉ में चेंज करवाना है, ठीक। तो जो बिल लेकर आए हैं, सबके पास कुछ बिल हैं, कुछ कॉमन बिल होंगे, कुछ ऐसे बिल होंगे जिस पर मेजॉरिटी में लोग अपना कंसेंट देंगे। मेजॉरिटी में लोग अपना कंसेंट देंगे मीन्स मैक्सिमम लोग उन बिलों को अपनी अपनी सहमति दे देंगे कि हाँ, हम इस बिल के साथ हैं, ये बिल पास होना चाहिए, राइट। तो जब मेजॉरिटी में लोग, जब मैक्सिमम लोग या मेजॉरिटी में लोग जब कंसेंट देते हैं, तो ये लोग मेजॉरिटी में आ गए, और कुछ लोग नहीं देते हैं कंसेंट। होता है ना ऐसा कि सब सारे लोग तो अग्री नहीं होते हैं हर चीज़ से, किसी को कोई बिल अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो जब मेजॉरिटी में लोग कंसेंट दे देते हैं, तो ये लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, ये लोग अपनी एक गवर्नमेंट बना लेते हैं। इनसे कहा जाता है, अब आप लोग मेजॉरिटी में हो, नाउ यू कैन फॉर्म योर गवर्नमेंट, सो अब आप अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। तो ये मेजॉरिटी वाले लोग अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, और गवर्नमेंट कब तक रहती है, जब तक ये सारे लोग मेजॉरिटी में हों। जब ये लोग मेजॉरिटी में नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है। वैसे लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर का, लेकिन अगर ये 5 ईयर तक मेजॉरिटी में नहीं रहे तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम गिर सकती है। ये आपको बाद में बताऊंगी मैं कि गवर्नमेंट कैसे गिरती है, कौन सा एक्चुअली मोशन लाया जाता है गवर्नमेंट को गिराने के लिए, कैसे लाया जाता है मोशन। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट अभी सिर्फ इतना समझना है आपको कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, बस हम ये समझेंगे अभी इस लेक्चर में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको लेजिस्लेटिव मिल गया। लेजिस्लेटिव जब मेजॉरिटी में लोग जब आए तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। गवर्नमेंट बना ली मीन्स एग्जीक्यूटिव फॉर्म हो गई, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने के, हाँ, अब उन्होंने कह दिया कि अब ये लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब वो देखते हैं, ठीक। तो ये जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, ये हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ऐसे हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्चुअली स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव आ जाता है तो हमें पता है कि हाँ, एग्जीक्यूटिव तो है, सभी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में तो होते हैं, पर इनके हेड कौन होते हैं, इनके हेड तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट।
पर प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। प्रेसिडेंट एक्चुअली साइलेंस वे में काम करते हैं। साइलेंट वे में कैसे काम करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिस भी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट से पूछ के ही किया जाता है। और प्रेसिडेंट एक्चुअली इनकी ही काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही काम करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट की रिकमेंड के बिना कोई काम हो नहीं सकता, बट प्रेसिडेंट को भी डिस्कस करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं ना, तो वो लोग यही है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। एक अकेले पर्सन तो अपने सारे डिसीजन अकेले खुद सोच के नहीं ले सकता ना, डिसीजन एक्चुअली डिस्कशन से ही लिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंड वेरी मस्ट, बट प्रेसिडेंट को भी लोगों की ज़रूरत होती है, और दोज पीपल आर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, राइट। एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेजॉरिटी और ठीक है, तो मेजॉरिटी वाले लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब ये जो बाकी बचे लोग हैं ये क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखेंगे। ये कौन है, ये ऑपोजिशन वाले हो गए, एंड दीज पीपल आर ऑपोजिशन, फ्रॉम ऑपोजिशन। सो ये लोग ऑपोजिशन में हैं। अब ऑपोजिशन में रह के ऐसा तो है नहीं कि इन्हें कुछ काम ही नहीं होता है, इन्हें काम होता है। इनका ये काम होता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अपना जो काम कर रही है, अब इनका काम है, लॉ तो बन गए, अब लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए। अब जब ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये अपोजिशन वाले लोग हमेशा चाहेंगे ना कि इनकी गवर्नमेंट गिर जाए, और ये भी गवर्नमेंट में आए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो ये अपोजिशन वाले लोग भी गवर्नमेंट में आ जाए। तो इसके लिए ये क्या करते हैं इसके लिए ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखते हैं, चेक। अच्छा, आपने हमेशा एक गेम खेला होगा चेस, इफ़ यू नो अबाउट द चेस, उसमें एक लास्ट में चेक रखते हैं, है ना, दैट चेक इज कॉल्ड वार्निंग, कि अब आप डेंजर जोन में हो, आपके ऊपर चेक है, तो इट मीन्स कि आप डेंजर जोन में हो, आप कभी भी गिर सकते हो, आपको मारा जा सकता है। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब वही चेक यहाँ अप्लाई हो रहा है, मतलब आप चेक रखा है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, और अपोजिशन का काम होता है इनके ऊपर चेक रखना, मतलब उनको बताना कि आप डेंजर जोन में आ रहे हो, ठीक है, आ सकते हो, तो प्लीज़ बी इन मेजॉरिटी। तो ये होता है अपोजिशन का काम। ओके, और इसीलिए लोकसभा को क्योंकि इनको मेजॉरिटी में रहना बहुत ही मस्त है, क्योंकि अपोजिशन वाले ऑलवेज दे मॉनिटर, एक्चुअली कीप ऑन मॉनिटरिंग। सो इसलिए लोकसभा कभी भी गिर सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है बिफोर 5 ईयर ऑल्सो। सो इसलिए लोकसभा को, इस टाइप की गवर्नमेंट को इनस्टेबल गवर्नमेंट कहा जाता है, या इनस्टेबिलिटी बोला जाता है, राइट। अच्छा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यूएसए नाम की कोई कंट्री, यूएसए डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है। यूएसए पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। हमने प्रोविज़न्स लिए हैं और कैसे हमने कंपेयर करके प्रोविज़न्स को अपने लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोविज़न्स लिए हैं अलग अलग कंट्री से। सो उसी को डिस्कस करने के लिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन हो गया है, बट डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूरी स्टोरी अगर क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, कैसे हमने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कौन कौन से प्रोविज़न किस लिए लिए गए हैं, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर अडॉप्ट किया है तो क्यों अडॉप्ट किया है, दैट यू शुड नो। ओके, सो यूएसए डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर। यूएसए नाम की कोई कंट्री नहीं होती थी पहले। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसमें से, आप यू प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, यूएसए डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर, स्टेट केम टुगेदर एंड मेड अ कंट्री। यूएसए में क्या था, यूएसए नाम की कोई कंट्री पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ओके, कुछ स्टेट एग्जिस्ट करते थे और उन स्टेट्स ने यूनाइट होके कंट्री बना दी और उस कंट्री का नाम यूएसए रखा, ठीक। यूएसए नाम की कोई कंट्री नहीं होती थी, सम स्टेट्स वर एग्जिस्ट, ओके, एंड दे केम टुगेदर एंड यूनाइट, पास में आए
और यूनाइट होके एक कंट्री बना दिए, दैट कंट्री इज़ कॉल्ड USA। इसलिए क्या होता है स्टेट का, अच्छा ये स्टेट, जब स्टेट कुछ स्टेट एग्जिस्ट करते थे तो, या पहले जब एग्जिस्ट करते थे इंडिविजुअली, तो इन्हें रन करने के लिए गवर्नमेंट तो होती होगी ना, इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ना, इनका भी गवर्नमेंट तो होगी ही, नहीं तो लोग एक स्टेट में भी काफ़ी लोग रहते हैं, उन्हें भी रन करने के लिए, रूल करने के लिए कोई तो गाइडलाइन चाहिए होती होगी ना, तो वो गाइडलाइन या रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन उनका अपना होता था स्टेट वाइज, हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। ठीक, अब जब ये मिल के एक हो गए है ना, यूनाइट हो गए, तो कंट्री का एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसलिए USA में डबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और USA का अलग, मतलब एक कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसीलिए USA के जो सिटीजन्स है ना, दे हैव ड्यूल सिटीजनशिप, मीन्स दे आर कॉल्ड स्टेट सिटीजन ऑल्सो एंड कंट्री सिटीजन, USS सिटीजन्स ऑल्सो। ओके, उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, मतलब वो अपने आप को स्टेट के सिटीज़न भी कहते हैं और USA के सिटीज़न भी कहते हैं, कंट्री के भी कहते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंस इंडिया में और USA में। इंडिया में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, या इंडिया नाम की कंट्री पहले से एग्जिस्ट करती थी, ब्रिटिश इंडिया, रिमेंबर ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए तो इंडिया रह गया, ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करना यहाँ बंद कर दिया, तो अब हमारे पास बचा इंडिया। तो इंडिया नाम की कंट्री तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हाँ कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने आके बाद में इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ठीक, बट इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो जब इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो इंडिया को भी तो रन करने के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। ठीक है, अपना एक एडमिन पावर चाहिए था। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री थी, इतने सारे लोग इसमें रहते थे, तो इंडिया कुछ स्टेट्स में डिवाइड हुई। इंडिया ऑलरेडी यूनाइट थी, उसने बाद में एक्चुअली स्टेट डिवाइड किए और स्टेट से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, राइट। तो ऐसे इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इसीलिए हम इंडिया के सिटीज़न होते हैं। इंडिया का एक अपना सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वी आर इंडियंस, वी आर हैविंग इंडियन सिटीजनशिप। इंडिया के लोगों के पास सिंगल सिटीजनशिप होती है, राइट, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होती है। सिर्फ हमने अपनी पावर को डिवाइड किया है, इंडिया ने अपने पावर को डिवाइड किया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी के लिए। ओके, तो जब ओके, वन थिंग ऑल्सो, USA में एक्चुअली मेजर पावर स्टेट के पास होती है। ओके, स्टेट ने अपनी मेजर पावर अपने पास ही रखी है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो स्टेट के पास मेजर पावर ऑलरेडी है। कंट्री के पास तो पावर है ही, बट स्टेट्स ने मेजर पावर अपने पास ही रखी है। उन्होंने सिर्फ यूनाइट होने के लिए जो भी प्रोविज़न्स ऐड करने थे, स्टेट को यूनाइट होने के लिए जो प्रोविज़न ऐड करने थे वो अपने जो सेंट्रल वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किए, बट मेजर पावर उन्होंने, हर स्टेट ने अपने अपने पास ही रखी है। इंडिया में एक्चुअली क्या हुआ है, मेजर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ओके, इंडिया में भी सेंटर के पास, और सेंटर की गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। मतलब स्टेट को रन करने के लिए स्टेट की अपनी की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली, बट मेजर पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इंडिया में, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है। ओके, सो नेक्स्ट एक्चुअली क्या है कि इंडिया में डिफरेंट काम करने के लिए एक्चुअली कुछ लिस्ट, अब इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए काम भी तो अलग अलग होते हैं, काम भी डिफरेंट होते हैं। तो जब डिफरेंट वर्क होते हैं, वर्क वी ऑलरेडी सेट, आई ऑलरेडी सेट वर्क एक्चुअली डिफेंस एक्सटर्नल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तो जो वर्क होते हैं उनको एक्चुअली अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया है। लिस्ट में इन द सेंस जो नेशनल इम्पोर्टेंसी के वर्क होते हैं उन्हें यूनियन लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, जो भी काम आपके नेशनल इम्पोर्टेंसी के होते हैं उसे हमने यूनियन लिस्ट में रखा। जो पब्लिक ऑर्डर के वर्क होते हैं वो स्टेट लिस्ट में रखे गए।
और जो कॉमन वर्क होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेंट्रल के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कुछ कॉमन काम होते हैं, ठीक है। तो वो उन कामों को हमने कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया, जिसके ऊपर सेंटर भी डिसीजन ले सकती है और स्टेट भी डिसीजन ले सकता है, बट मोर ओवर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है तो सेंटर ही डिसीजन लेगी। सपोज कॉमन काम कैसा हो गया, कॉमन वर्क मीन्स किसी स्टेट में एक्चुअली इमरजेंसी हो गई, किसी स्टेट में इमरजेंसी हो गई, तो अगर स्टेट वाइज कोई इमरजेंसी होती है और अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी अगर हो तो फिर वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकती है। किसी स्टेट में कुछ तानाशाही चल रही हो, लोगों का भला नहीं हो रहा हो, तानाशाही कुछ होता है गवर्नमेंट में, कुछ ऐसे हो जाता है, तो वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मैक्सिमम पावर जो होती है, मतलब मेजर पावर जो होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो कुछ कॉमन काम वर्क होते हैं जिसके लिए कंकरेंट लिस्ट बनाई गई, उसमें मेजर पावर एक्चुअली फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, बट दोनों डिसीजन ले सकते हैं कॉमन वर्क कंकरेंट लिस्ट के कामों में, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इंडिया ने अपनी पावर को डिवाइड किया और यूएसए कैसे बना, यूएसए नाम की कंट्री कैसे बनी, इंडिया कुछ स्टेट यूनाइट होके, कुछ स्टेट पास आए और यूनाइट होके उन्होंने एक कंट्री बना दी एंड दैट कंट्री इज़ कॉल्ड यूएसए, ठीक। तो पावर डिवीजन तो दोनों कंट्री में हुए हैं, है ना। यूएसए में भी पावर डिवाइड है और इंडिया में भी पावर डिवीज़न हुए हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा में, इन द सेंस मुझे याद नहीं आ रहा है किस ईयर में पूछा गया है, बट द स्टूडेंट वर वेरी कन्फ्यूज्ड। इंडिया इज एज क्वेश्चन समथिंग लाइक इंडिया इज़ अ फेडरल country, right? India has federal system, so right, India has federal system, definitely federal तो है, power division तो है, India is a true federal, India has true federal system। so यहाँ बहुत कंफ्यूज हो गए बच्चे कि फेडरल तो है, अब ट्रू क्या है, ट्रू का मीनिंग क्या है, तो सबने राइट लगा दिया, कुछ ने राइट लगा दिया, मतलब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज थे, ट्रू फेडरल पे भी यस और फेडरल पे भी यस, तो नहीं, ऐसा नहीं। ट्रू फेडरल किस सेंस में कहा है, इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल, एक्चुअली क्वासी फेडरल क्यों कहा गया है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, इंडिया के पास इंडिविजुअली पावर थी, ठीक है, उसने बाद में अपनी पावर को डिवाइड किया है, ठीक। सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास पूरी पावर है एंड आई डिवाइडेड माई पावर टू सम पीपल जस्ट टू डू सम वर्क, राइट। तो मैं पहले से एग्जिस्ट करती हूँ, बाद में मैंने अपनी पावर अपने कुछ सिबलिंग्स को दे दी कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, ये काम करो, और उस काम की रिपोर्ट आप मुझे ला के देंगे, ठीक है, काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये क्वासी फेडरल हो गया, क्वासी फेडरल सिस्टम। यूएसए में क्या था, पावर ऑलरेडी डिवाइड थी स्टेट के पास, राइट, स्टेट पास में आई, उन्होंने पावर को यूनाइट किया, सो दैट इज़ ट्रू फेडरेशन। मतलब पावर पहले से ही अलग थी, अगर पावर पहले से ही सबके पास है, बाद में यूनाइट हुई है, तो ऑलरेडी डिवाइडेड है ना, पहले डिवाइडेड ही हो आप। फेडरल का मीनिंग होता है डिवीज़न, तो आप पहले से ही डिवाइडेड हो, जब पहले से डिवाइडेड हो इट मीन्स कि ट्रू फेडरेशन, बाद में आपको डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स क्वासी फेडरल सिस्टम, ठीक। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, बिकॉज कोई नहीं बताता है एक्चुअली कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्वासी फेडरल स्टूडेंट रट के चले जाते हैं कि हाँ इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरल सिस्टम, दो चार सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं, क्वासी फेडरल है, ट्रू फेडरल है, फेडरल है, वह पीपल वर वेरी कन्फ्यूज देयर कि कौन सा राइट करें, ठीक है। तो ट्रू फेडरल ऑलरेडी पावर डिवाइडेड है, बाद में यूनाइट हुए हैं, एंड क्वासी फेडरल पहले यूनाइटेड है एंड देन डिवाइडेड द पावर जस्ट फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी के लिए हमने डिवाइड किया।
राइट. Okay, thank you for watching this session. One more question. Sorry, one more question. हमने प्रोविज़न एक्चुअली डिस्कस नहीं किए. जस्ट 2 minutes ओनली. फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली के मेन एक्चुअली जो चीफ थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. जो आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी की चीफ थे, है ना, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे. कॉन्स्टिट्यूशन बन के कितने टाइम में रेडी हुआ था? 2 years 11 months 18 days. आई थिंक ये सबको कंफर्म होता है, ये ऑलरेडी सबको पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतने इतने दिनों में. ये बहुत फैक्चुअल है, स्टैटिक है वेरी, तो लोग इसे पढ़ के ही जाते हैं बच्चे. ठीक. जो इसमें बिल्कुल याद रखने की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ऑलरेडी बता दी है. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जो फेडरल सिस्टम है वो हमने USA से लिया है. ठीक. लेकिन जो कॉसी फेडरल है वो हमने कनाडा से लिया है. जो प्रोविज़न हमने लिए हैं, कॉसी फेडरल का प्रोविज़न हमने कनाडा से लिया है. कंट्रीज प्रोविज़न टेकन फ्रॉम, यहाँ लिखा हुआ है ना, कॉसी फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर कंपेयर टू. कॉसी फेडरल का जो प्रोविज़न है वो हमने कनाडा से लिया है, जिसमें सेंटर के पास मेजर पावर होती है. और फेडरल सिस्टम जो है वो हमने USA से लिया है. आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में. राइट. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया है? प्रीएम्बल लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियल रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है. यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने अभी देख ही लिया है. नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी एवरीबडी नोज आई थिंक दिस. डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम से लिया है. ठीक. बाईकैमरलिज्म मीन्स हमारे पास एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड बाईकैमरलिज्म. एंड स्पीकर इन लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम से. ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, अभी जो मैंने आपको बताई कि 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. सो वो कंकरेंट लिस्ट का हमने प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया है. ये आपके 7th शेड्यूल में है लिस्ट का प्रोविज़न. एंड लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, प्रोविज़न रिगार्डिंग कॉमर्स, ट्रेड एंड इंटरकोर्स. कनाडा से हमने लिया है आइडिया ऑफ फेडरेशन एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेजिड्यूरी पावर. ओके. एंड डायरेक्टिव DPSP हमने लिए हैं आयरलैंड से. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से लिया है. नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा आयरलैंड से. जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एंड रसिया से हमने लिया है 5-year प्लान. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रसिया से लिया है. 5-year प्लान अब तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट पहले करता था, कुछ सालों पहले तक के करता था, बट अब नहीं है. 5-year प्लान का प्रोविज़न अब नहीं है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी अभी भी है. एंड दैट इज़ टेकन फ्रॉम रसिया. और जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी. ये हमने लिया है जर्मनी से. मतलब आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के ड्यूरेशन में. हम डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट सेशन कि ये क्या है सस्पेंशन. आपके सबके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन नहीं किया जा सकता. कुछ मेंबर होते हैं उन्हीं के किया जा सकते हैं. मीन्स आर्मी के जो लोग होते हैं, अगर इमरजेंसी लगी हुई है जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा नीड हो आर्मी के लोगों की, उस टाइम में अगर उनकी छुट्टी हो जाती है तो उन्हें वापस एक्चुअली बुला लिया जाता है. राइट. तो उनके फंडामेंटल राइट्स को ऐसे सस्पेंड किया जाता है कि आपको आना है, आपका यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंसी आपकी यहाँ है, तो आप अपनी छुट्टी को पोस्टपोन करके यहाँ आ जाइए. है ना. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन.
नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।